स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कृतिका का चैप्टर मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। मेरे संग की औरतें कहानी नहीं है बल्कि एक आत्मकथा है, जिसमें प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने परिवार की महिलाओं का वर्णन किया है। सबसे पहले लेखिका ने अपनी नानी का वर्णन करते हुए बताया है कि लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियाँ नहीं सुन पाई। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती हैं, परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्य से भरी हुई है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रही। उनकी जो नानी थी वो अशिक्षित थी और पर्दा करती थी। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई। जब उसके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। लेखिका की नानी के जो पति थे वो बैरिस्ट्री वकालत करके आए थे और अंग्रेज़ों के साथ वकालत करते थे, तो उनका रहन सहन जो है बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा था। उनके साथ रहते हुए भी लेखिका नानी अपने अनुसार ही अपना जीवन जीती थी। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी भी विरोध नहीं किया, परंतु जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलाया। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। नानी ने प्यारेलाल शर्मा से कहा कि उसकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी हो, अंग्रेज़ साहबों का फरमाबरदार न हो। उसकी इस इच्छा से उसके आज़ाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर था। तो लेखिका की नानी जो है उनके पति अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे और अंग्रेज़ों की तरह से ही उनके परिवार का रहन सहन था, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं आज़ादी की भावना छिपी हुई थी, जिसको उन्होंने मरते समय अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक क्रांतिकारी का चयन करके पूरा किया। लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उसके पास न तो कोई पुश्तैनी धन था। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। वे शरीर से इतनी कमज़ोर थीं कि उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना मुश्किल होता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर का मजाक उड़ाया करती थी। लेखिका की माँ, जो एक अच्छे परिवार में पड़ी बड़ी थी, उनका रहन सहन बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा था। शादी के बाद एक सामान्य परिवार में आ गई और उन्हें जो है गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा और खादी की साड़ी पहननी पड़ी, जो क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो उनके लिए बहुत अधिक कठिन था। लेखिका की माँ का अपने ससुराल में पूरा रौब था। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला, ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। भले ही उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता रहे, किंतु फिर घर में दबदबा अंग्रेज भक्षण ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परी कथा सा रोमांच पैदा करता था। दूसरा, लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावी थी। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थी, इसलिए कोई उन्हें घर के सामान्य कामकाज की भी करने को नहीं कहता था। उनकी तो सलाह भर ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। उनकी सास ही नहीं, जेठानियाँ भी, स्वयं पति भी उनकी घर गृहस्थी का काम संभाल लेते थे। अब माँ के व्यवहार का वर्णन करते हुए लेखिका बताती हैं कि लेखिका की माँ में आज़ादी का बहुत जुनून था, किंतु वह उसे अपनी आज़ाद ख्याल से निभाती थी। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने न तो कभी बच्चों को लाड प्यार किया, न ही उनके लिए खाना पकाया और न ही घर बार संभाला। इसका प्रमुख कारण था उनकी इन कामों में अरुचि, अर्थात उनका इन कामों में मन न लगना। दूसरा कारण था बीमारी, क्योंकि वे बहुत अधिक कमज़ोर थीं तो बीमार रहती थीं। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीतता था। घर के हिसाब से कुछ भी काम न करने पर
भी कोई उनका नाम नहीं रखता था। सब उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। इसके 3 कारण थे। एक तो साहबी ख़ानदान का होना कि उनकी माँ एक बड़े ख़ानदान से थी। दूसरा, कभी झूठ न बोलना। और तीसरा, एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट न करना, अर्थात किसी की भी कोई बात दूसरे से न कहना। इन कारणों से घर वाले तथा बाहर वाले सब उनका सम्मान करते थे। वे अपने बच्चे की दोस्त थीं। हाँ, मातृत्व की कमी को पिता पूरा कर दिया करते थे। लेखिका के घर में सभी को निजत्व की पूरी छूट थी, मीन्स अपने अनुसार जीवन जीने की पूरी छूट थी। किसी एक की चिट्ठी आती थी तो दूसरा उससे यह नहीं पूछता था कि किसकी चिट्ठी है और उसमें क्या लिखा है। इसी छूट के कारण लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए। अब लेखिका अपनी नानी और माँ का वर्णन करने के बाद अपनी परदादी का वर्णन करती हुई कहती हैं कि लेखिका की परदादी भी लेख से परे चलने वाली औरत थी। उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनके पुत्रवधू को पहला बच्चा लड़का न होकर लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत को भरे समाज में घोषणा भी कर दी और हर रोज़ मंदिर में जाकर यह मन्नत दोहराया करती थी। इसका कोई कारण किसी को समझ नहीं आता था और उन्होंने भी अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए आज तक उनकी यह मन्नत रहस्य ही बनी हुई है। परदादी के बारे में भी प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी ज़रूर सुनते हैं। सो यही हुआ, घर में पहला बच्चा लड़की हुई। भगवान इस अद्भुत इच्छा से शायद इतने घबरा गए कि एक नहीं, एक के बाद 5 कन्याएं जन्मी। लेखिका एक वर्णन बताते हुए कहती हैं कि उनके माँ के प्रभाव से एक चोर का हृदय भी परिवर्तित हो गया। तो वो बताती हैं कि लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर भी उनके सामने पड़कर भला इंसान बन गया। हुआ यह कि एक रात घर के सारे मर्द बारात में चले गए। सारी औरतें सज धज कर रत जगह मनाने आई इकट्ठी हो गई। नाच गाने और ढोलक के शोर में एक चोर घर में घुस गया। संयोग से वह उस कमरे में जा घुसा जहाँ शोर से बचने के लिए लेखिका की माँ सोई हुई थी। चोर के पाँवों की आहट से माँ की नींद खुल गई। माँ ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। माँ ने उसे कहा, पानी पिला। यह कहकर उसने अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं से पानी भरने को कहा। बोली, पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया। उसने सोचा कि माँ ने उसके मुंह पर बंधा कपड़ा और कमर में बंधी भांग देख ली। जबकि लेखिका जो है जैन परिवार से थी तो वो लोग पानी छान कर पीते हैं, इसलिए उसकी माँ ने कहा था कि कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। लेकिन चोर समझा कि उसके मुंह पर बंधे कपड़े के बारे में वह बात कर रही है। माँ ने फिर कहा, जल्दी पानी ला। चोर बोला, पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? माँ ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? चोर ऐसा अकबकाया कि पानी भरने चल दिया। वह पकड़ा गया। तब से उसने चोरी छोड़कर खेती का धंधा अपना लिया। अब लेखिका इन सब का अपने ऊपर प्रभाव का वर्णन करते हुए बताती हैं कि लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। वह नानी के कारण देश की आज़ादी के मामले में रोमानी बनी रही। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्भाग्य से लेखिका को टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे और नाना से भी बढ़कर थे। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई, तड़पी। तब 9 वर्ष की लेखिका को उसके पिता ने ब्रदर्स कारामजोग नामक उपन्यास पकड़ा दिया। लेखिका को किताबें पढ़ने की सनक थी, अतः जब उनके पिता को छोड़कर अन्य सभी लोग समारोह में चले गए तो लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं लिखी थी, कहानियाँ लिखी थी। लेखिका के मन पर उनका इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उन्हें एक अध्याय तो पहले ही बार में याद हो गया। लेखिका के सारे लेखन पर वह प्रभाव छा गया। उनकी कहानी जादू का कालीन नहीं, 3 किलो की छोरी, कठगुलाम में उन पर यह प्रभाव देखा जा सकता है। अब लेखिका अपने भाई बहनों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उसकी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई, बल्कि उन सब ने किसी लीक पर चलने से इनकार कर दिया। लीक कहते हैं एक चाल जो लगातार किसी परिवार में परंपरा से चली आ रही होती है। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल भगत। इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया।
और प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग। अर्थात लेखिका स्वयं। उन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम से जोड़ दिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि उन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती हैं कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन नहीं करती थी। चौथी बहन रेणु भी नहीं लिखती। पांचवी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है तथा छोटा भाई राजीव हिंदी का लेखक है। इन चारों को उनका सारा खानदान पढ़ता है। लेखिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके ससुराल वाले उसका लिखा नहीं पढ़ते, परंतु बाद में इसके लाभ भी पता चले। तो लेखिका जो है 5 भाई बहन थे, 6 भाई बहन थे। उनमें से 5 बहनों में से 3 बहन लेखन कार्य में थी और दोनों ने लेखन कार्य नहीं किया। तो मंजुला भगत, स्वामी मृदुला गर्ग और अचला, दोनों ये हिंदी में लिखती थी। अचला अंग्रेजी में लिखती थी और चित्रा और रेणु लेखन का कार्य नहीं करती थी और उनका भाई राजीव हिंदी का लेखक था। अब अपनी बहन रेणु का वर्णन करते हुए लेखिका बताती हैं कि लेखिका की 2 बहनें जो लेखिका नहीं बनी उनसे भी अधिक स्वायत्त और दबंग थी। वे अपने अनुसार जीवन जीना जानती थी। गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय उनके पिता उन्हें लिवाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती थी, किंतु रेणु पैदल आती थी। वह कहती थी, थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है। इसी प्रकार बीए की परीक्षा देने के समय भी वह अड़ गईं। बोली, परीक्षा देने का क्या फ़ायदा बताओ। सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया। पिता ने कहा, इससे नौकरी कर सकोगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, आदि आदि, किंतु वह न मानी। अंत में पिता ने आदेश दिया, मैं कह रहा हूँ करो। तब उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे तैसे बीए की परीक्षा पास कर ली। वह सच बोलने में माँ से 2 कदम आगे है, इसलिए उसका सच सुनकर लोग हंस पड़ते हैं। जब कोई उसे इत्र भेंट करता है, इत्र मीन्स परफ्यूम भेंट करता है, तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा और भी अधिक दबंग थी। वह मन में आई बात करके ही मानती थी। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती थी, इसलिए उसके अपने अंक अपने शागिर्दों से कम आते थे। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वह शादी तो उसी से करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और यह भी कह दिया कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है। परिणाम स्वरूप लड़के ने हथियार डाल दिए और दोनों की शादी हो गई। सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की, पिता की इच्छा अनुसार शादी की। वह लीक पर ही चलती प्रतीत हुई, किंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीक से विद्रोह किया और अंग्रेजी की लेखिका बन गई। सभी बहनों में लीक से हटने का गुण रहा, परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीके को किसी ने भी नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना काफ़ी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में पहुंची। वहाँ नर नारी की पृथकता इतनी ज़्यादा थी, स्त्री पुरुष का भेदभाव इतना ज़्यादा था कि पिक्चर में भी नर नारी अलग अलग बैठते थे। उसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराए मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे जब बागलकोट में थी तो वहाँ कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहाँ वह अपने दोनों बच्चों को पढ़ा सकें। उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह वहाँ के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप ने कहा वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा देने योग्य होने की दलील दी। बिशप ने कहा, आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका क्रोधित हो गई। बिशप ने भी कहा, स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं। इस तरह से बिशप ने स्कूल खोलने के लिए मना कर दिया, किंतु लेखिका ने दृढ़ संकल्प किया वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाओं सिखाने वाला स्कूल खोलकर रहेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाएगी। उसने कुछ सिरफिरे लोगों की सहायता से यह काम पूरा किया। उसके बाद उसके तथा अन्य अफसरों के बच्चे उस स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने अपनी जिद को हर जगह पूरा किया। विशेष रूप से
लेखन के मंच पर। लेखिका अपनी बहन रेणु का एक किस्सा सुनाते हुए कहती हैं कि लेखिका की जिद रेणु की जिद के सामने कुछ भी नहीं है। सन 1950 की बात है कि एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। पूरा नगर पानी से लबालब भर गया। कोई वाहन बाहर न निकला, यातायात ठप पड़ गया। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हो गए होंगे, किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। उसे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह यही कहती, आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल चली गई। स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया। घर आने पर सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। तो लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु को अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। तो इस तरह से लेखिका ने अपने परिवार की महिलाओं का इसमें वर्णन किया। सबसे पहले अपनी नानी का, फिर माँ का, फिर अपनी परदादी का, फिर अपनी बहनों का।